ये जो मक्का पैक्ट हुआ है, अगर जी, व्यावहारिक रूप से देखें, हो सकता है आपको मेरी बात कुछ क्रूड मतलब अधकचरी लगे बात, क्योंकि मैं विदेश नीति का छात्र नहीं हूँ, उसके बारे में मेरा ज्ञान उतना नहीं है, इतना अन्य क्षेत्रों के बारे में है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए कोई विवाद होता है, जो कि अक्सर होता रहता है। कोई नहीं जानता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कोई विवाद हो जाए और उस विवाद में फ़ौजें भी शामिल हो जाएँ। बिल्कुल, हाँ, ये तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ही ये विवाद होगा हुँ, और पाकिस्तान गड़बड़ी करेगा, वो अपने घुसपैठिए भेजेगा या अपने आतंकवादी भेजेगा, भारत के अंदर खून-खराबा करेगा, भारत उसके बदले में कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा? मैं भी सहमत हूँ इस बात से। तो उस स्थिति में सऊदी अरब तो छोड़ दीजिए, सऊदी अरब के पास ऐसा कुछ है नहीं तीर मारने के लिए। लेकिन तुर्की एक बड़ी ताकत है दुनिया की। तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, वो भी एक बड़ी दुनिया की तगड़ी डिफेंस इंडस्ट्री है। वो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स बनाते हैं। पाकिस्तान को जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन का इस्तेमाल किया था, वो तुर्की के बने हुए ड्रोन थे। तो तुर्की फिर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होगा खुलकर। चीन वैसे भी पाकिस्तान के पक्ष में है, तो वो स्थिति तो भारत के लिए बहुत नाजुक हो जाएगी। अभय जी, इसी नाजुक स्थिति पे किसी तरह का बात करने से मैं बच रहा था। हुँ, अभय जी, वो स्थिति बहुत ही भयानक है। हुँ, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि भारत की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये टीवी से पता चला हुँ, और इस पैक्ट के लॉन्ग टर्म में अगर सबसे ज़्यादा कोई अफ़ेक्ट होता है, तो वो भारत है। हुँ, इसका रियल इम्पैक्ट अगर किसी पे आएगा, हुँ, तो वो भारत होगा। हुँ, भारत अब इस तरह का कोई भी एडवेंचर हुँ, पाकिस्तान के खिलाफ तो कर नहीं पाएगा। हुँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी क्लियर हो गया था। हुँ, इसके बाद तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। हुँ, भारत बहुत ही नाजुक स्थिति में है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग फ्रेंड्स हुँ, और जो फ्रेंड उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बनाए, हुँ, वो कुछ नहीं कर पा रहे। हुँ, इज़राइल और अमेरिका। हुँ, अमेरिका को तो अपन अभी साइड से रख देते हैं। इज़राइल हुँ, अपने आप को नहीं बचा पा रहे वो, हमारी क्या मदद करेंगे? हुँ, इज़राइल के चक्कर में हमने अभी भारत इज़राइल का सबसे बड़ा वेपन्स का एक्सपोर्टर है। हुँ, भारत ने इज़राइल को पिछले 6 महीने में खूब वेपन सप्लाई किए। हुँ। कौन सब भारत तरह ने के सप्लाई की है इज़राइल को? भारत ने इज़राइल को सप्लाई की है? अच्छा। भारत ने इज़राइल को सप्लाई किए। वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो कौन से वेपन थे सप्लाई किए गए? लॉन्ग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हुँ, वो मिसाइल बनाने का रॉ मटेरियल, हुँ, बुलेट्स, तोप के गोली वगैरह-वगैरह, ड्रोन्स वगैरह-वगैरह। बहुत बड़ी संख्या में किए हैं भई। हुँ, 5600 शिपमेंट हुई थी, हुँ, बिग क्वांटिटी। हुँ, आपने एक ऐसे देश से दोस्ती करी, उसके बदले में आपको पूरे मिडल ईस्ट के देशों से दुश्मनी मिली है। हुँ, सारे मुस्लिम देशों से दुश्मनी मिलने वाली है, मिल चुकी है। बाकी और देशों से मुस्लिम आपको दुश्मनी मिलने वाली है। हुँ, अमेरिका का उतना इफ़ेक्ट अब है नहीं है किसी कंट्री पे, जहाँ से वो इसको बचा पाए। हुँ, भारत वाक़ई में बहुत नाज़ुक स्थिति में है। हुँ, मुझे यही डर लग रहा है और हुँ, मुझे यही लग रहा है कि भारत कहीं इस तरह से पुश ना हो जाए कि जिसको एक भारत ने कभी किसी कंट्री से बहुत बड़े-बड़े डिफेंस एग्रीमेंट नहीं किए हैं जी। अभी तक की जो भारत की पॉलिसी रहती थी, वो नॉन अलाइनमेंट की थी। हुँ, अगर भारत ने किसी कंट्री से डिफेंस एग्रीमेंट अब किया, हुँ, इस एग्रीमेंट के प्रेशर में आने के बाद, हुँ, तो वो केवल एक ही कंट्री बचती है, वो है इज़राइल। हुँ। और इज़राइल से डिफेंस पैक्ट करने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि क्या उसके बेनिफिट होंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है एक ज़रा-सी गलती भारत को बहुत अजीब-सी स्थिति में धकेल सकती है हुँ। और अच्छा, भारत वैसा नहीं अब इस पूरे नज़ारे में ईरान के ऊपर बात करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि सऊदी अरब मानता है कि
ईरान उसको अगर कोई खतरा कहीं से है सीधा तो ईरान से खतरा है। पाकिस्तान और ईरान के भी संबंध बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं, लेकिन आजकल तो दोनों के संबंधों में कुछ बढ़ोतरी ही हुई है जब से पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। अच्छा, टर्की जो है वो भी ईरान के खिलाफ नहीं है, देखा जाए तो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में ईरान इस जो ये त्रिकोण बना है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का, उसमें ईरान कहाँ बैठता है? अबे जी, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध के बारे में बताता हूँ। अबे जी, ज़रूर। एक दिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बीच में ट्वीट किया, 13-14 दिनों तक उन्होंने लगातार बमबारी की ईरान पे। हुँ, उसके बाद उन्होंने अटैक बोला कि मैं आज ईरान पे बहुत बड़ी अटैक करने वाला हूँ। हुँ, मानवता खत्म हो जाएगी। हुँ, उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। हुँ, और ईरान ने अमेरिका ने बोला कि हम अब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और के अलावा सिविलियन और पावर प्लांट और उन पे भी अटैक करेंगे, हुँ, हुँ, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हुँ, उसके बाद ईरान ने 49 टारगेट्स की लिस्ट पब्लिश कर दी, हुँ, अलग-अलग कंट्री में खाड़ी देश के। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक करा, तो हुँ, हमारे ये 49 की लिस्ट तैयार है हुँ, और हम इन पे चालू कर देंगे अपनी बमबारी। हुँ, जैसे ही वो लिस्ट लोग उन कंट्री की थी, उन कंट्री को फ़ोन लगा के बताया होंगे या कुछ भी करे ऐसे कम्युनिकेट करे, तो वो कंट्री सब घबरा गई। हुँ, उस कंट्री के जो नेता थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब से बात की और शायद मेरे ख्याल से एमबीएस ने बात की, मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरब के, और हुँ। उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प साहब को बोला कि आप रुक जाओ, हम कुछ करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने फिर आधे घंटे बाद ही एक ट्वीट करा कि अब मेरी वो सारी कंडीशन आ गई हैं जो उसके लिए होने वाली थी, और अब हमला नहीं होगा, अब बातचीत होगी। हुँ, ठीक। अब अभय जी, ईरान ने तो मना कर दिया और हमने तो बातचीत करनी नहीं है, हम तो करते ही नहीं, हम तो अमेरिका से, हुँ, वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग। हुँ, तो अमेरिका फिर वो बड़ी स्थिति में फँस गया कि उसको लगा फिर मैं अकेले बातें कर रहा हूँ, कोई सामने किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ। हुँ, तो इस बीच के अंदर ये पता चला कि ईरान ने बोला कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हम कतर के बीच में जो बातचीत चल रही है एग्रीमेंट में, हम वो बात करेंगे। हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि बस होर्मुज़ को खोलने का एग्रीमेंट होने वाला है, और बड़े वो उसमें आए और बोले बस होर्मुज़ खुलने वाली है। अच्छा, अभय जी, इस बीच में अमेरिका के एक डायरेक्टर जनरल हैं या आर्मी के चीफ हैं, डॉक्टर मिस्टर केन, डैन हुँ, केन। हुँ, हुँ, उन्होंने बोला प्राइवेटली ट्रम्प साहब से कि सर, अपनी मिसाइल से बहुत कम हो चुकी हैं। हुँ, फटाफट दोस्ती कर लेनी चाहिए या अब लड़ाई नहीं करना चाहिए, कि अब हमने अगर लड़ाई करी, तो हुँ, हमारे पास जो रिज़र्व कोटा है, वो भी खत्म हो जाएगा। हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब इस बात से बहुत गुस्सा हो गए हुँ, कि ये बात मीडिया तक कैसे पहुँच गई। हुँ, उनका कहना ये था कि अब हम जब नेगोशिएट करेंगे ईरान से, तो ये वाली बात सामने आ गई, तो हम नेगोशिएशन की हमारी पावर खत्म हो जाएगी। हुँ, वो ये समझ नहीं रहे थे कि ईरान इस तरह की धमकियों से डर ही नहीं रहा था पहले भी कभी। ये तुम्हीं को लग रहा था कि हम डरा रहे हैं, ट्वीट कर कर के पैसे कमा रहे थे। वो ईरान तो कभी डर ही नहीं रहा था। बट बहरहाल चलता रहा। अभय जी, अब उस ईरान ने कहा कि हाँ, हॉर्मुज़ को खोलने की हम बात पे एग्री कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, और हम अमेरिका से नहीं, ओमान से बात कर रहे हैं। हुँ, तो उस बात को सुन के अमेरिका को बहुत बुरी तरह घबरा गया। बोले ये क्या बात है? अभय जी, बहुत सिंपल सा प्लान निकाला ईरान ने, जो हुँ, मुझे लगता है। हुँ, अमेरिका ने थोड़ा-सा इतिहास भी है, मैं आपको बताता हूँ, बट अच्छा इतिहास है। अभय जी, अमेरिका ईरान और ओमान के बीच में एक टीएसएस नाम का पैक्ट हुआ करता था 1960s में। हुँ, उस टीएसएस में क्या था, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। उसमें क्या था अभय जी कि हॉर्मुज़ की खाड़ी में घुसने का जो रास्ता था और हुँ, निकलने का रास्ता था जहाज का, उसके बीच में ओमान और ईरान के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी। हुँ, और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये ओमान की तरफ से घुसेंगे और निकल जाएँगे। हुँ, बहुत थोड़ा एरिया जो है वो ईरान का इस्तेमाल होगा। हुँ, ईरान ने 4-5 बातें बोली कि हुँ, देखिए 60-65 साल से आपने इसको अपनी तरह चलाया, लेकिन आपने गलत चलाया। हुँ, आपने इसकी में ऐसे-ऐसे जहाज गए जहाँ से ये मिलिट्री बेसिस बन गए, और हुँ, उन सामानों से ईरान को डायरेक्ट खतरा हुआ। हुँ, अब ये पूरा रास्ता जो है वो हम मैनेज करेंगे। हुँ, तो अब ये एग्रीमेंट साइन होने वाला है अभय जी, ओमान से, जिसके अंदर जहाज़ों के जाने पे वो जाएँगे ईरान के रास्ते से, हुँ, निकलेंगे जहाज़
ओमान के रास्ते से। जहाज के जाना फ्री है, एग्जिट पे पैसे लगेंगे। 60 डेज टू 90 डेज इसी तरह से चलेगा, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। 90 डेज के बाद उस पर टैक्स चालू हो जाएगा लेने के लिए। वो रू फेयर बोल रहे हैं कि जो भी कुछ बोलेंगे वो उसको। दोनों जॉइंटली इसको मॉनिटर करेंगे, दोनों जॉइंटली इसको चलाएंगे। अब इसके अंदर कोई भी मिलिट्री जहाज हॉर्मुज की खाड़ी में बिना ईरान की परमिशन के घुस नहीं पाएगा, जो कि अमेरिका के जहाज, इजराइल के जहाज, ये सब जहाज उसकी एंट्री बंद। तो अमेरिका के हाथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से निकल गया। अब बात खड़ी होती है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका में चुनाव, अभी मिशिगन में एक डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है, उन्होंने वहां पे एक अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। उनका नाम है सैयद अल। हाँ हाँ। अब वो $60 मिलियन उनको फंड किया था उनके अपोनेंट को, उनको हराने के लिए। उसके बाद भी वो जीत गए। अबे जी एक चीज क्लियर हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप साहब अब बुरी तरह ये चुनाव हारने वाले। अगर वो मिशिगन का चुनाव उनके हाथ से निकल गया तो 5 राज्यों के चुनाव उनके हाथ से निकल जाएंगे और रिपब्लिकन पार्टी 47 तक आ जाएगी। ये लेम डक प्रेसिडेंट वो बन जाएंगे। अब इनके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, जैसे चुनाव खत्म हो वो या तो अटैक कर दें या फिर और कोई रास्ता निकालें। मुझे लगता है अटैक करने का रास्ता ही अपनाएंगे ये। ईरान इसके लिए तैयार है। ईरान ने बोल दिया कि आपको पॉज लेना है, आपको ब्रेक लेना है, पानी का ब्रेक, वाटर ब्रेक, हाइड्रेशन ब्रेक, जो वो फुटबॉल फीफा में थे, आप जितने ब्रेक लेना है ले लो, आप जब लड़ाई में राजी हो जाओ आ जाना। अपन कहीं नहीं जा रहे, अपन खड़े हुए। अमेरिका भी फ्रस्ट्रेट सा हो गया है बहुत ज्यादा, मिलिट्री फ्रस्ट्रेट हो गई है उनकी बहुत बुरी तरह से, पूरे देश फ्रस्ट्रेट हो गए उनसे, सब देश अपना अलग अलग एग्रीमेंट कर रहे हैं इधर उधर। तो बड़ी अपमानजनक स्थिति है अमेरिका के लिए। इन सबके बीच में अभय जी जो एक बड़ी चीज हो रही है वो ये हो रही है, चाइना ये चाहता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, विश्व में शांति आ जाए और जल्दी से जल्दी विश्व का ट्रेड अपने रूटीन में आ जाए। इसलिए मैंने आपसे कहा था अभय जी, विश्व की राजनीति में चाइना डिसाइड करेगा कि अगले विश्व युद्ध में शांति हो या नहीं। अमेरिका के हाथ से तो बात निकल चुकी है और इस सब की लड़ाई में एक स्थिति और खड़ी हो रही है भाई जी। जैसे ये पाकिस्तान वाला पैक्ट हो गया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की का पैक्ट हो गया, और भी चल रहा है। ईरान जो है अब वो रशिया और चाइना की तरफ झुकने के लिए पुश हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाइना ईरान को जाने हाथ से नहीं देगा किसी कीमत पे भी। मैं आपको और एक बात बताता हूं आपके दर्शकों के लिए, बहुत ही अद्भुत सी बात है और आपको समझ में आएगा उससे अमेरिका का कितना सिनिस्टर प्लान था। जी आज सऊदी अरेबिया से अमेरिका का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट 0 हो गया। आज सारा क्रूड ऑयल जो है वो अमेरिका वेनेजुएला से ले रहा है। ये वही वेनेजुएला है जहां 1 जनवरी को या 2 जनवरी को ट्रंप साहब ने वहां के राष्ट्रपति मडेरो को किडनैप किया था घर से। अब 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। इसका मतलब ये निकला कि अमेरिका को ये एहसास था कि हम अटैक करेंगे तो हमारी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उन्होंने उसको इसलिए वहां से उठाया कि हमें ऑयल सप्लाई अनइंटरप्टेड मिलती रहे। तो इसका मतलब अमेरिका इस लड़ाई की तैयारी 1 साल पहले से कर चुका था। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बट लेकिन आज मुझे लगता है दर्शकों को बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बड़ी विश्वसनीय लग रही है सुनने में। तो अब हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं, तो आप इस चर्चा का उपसंहार करें जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अब बताता हूं भाई जी, जिन बातों का वर्णन कर रहे हैं वो बड़ी जटिल हैं, वो ये सब पूरा नजारा जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एब्सोल्युटली भाई जी, मैं आपको एक बात और बताता हूं। अब अमेरिका ईरान से बोलेगा कि हम शांति प्रस्ताव करना चाहते हैं। ईरान अब अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा भाई। मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आपके दर्शकों के लिए और दुनिया के लिए।
हुँ। ईरान अमेरिका से कोई शांति प्रस्ताव नहीं करेगा। अमेरिका से ईरान ये बोलने वाला है, या अमेरिका ईरान ईरान अमेरिका से ये बोलने वाला है, हुँ। आपने जो 14 पॉइंट का एमओयू साइन किया था, हुँ। जिस पे आपके राष्ट्रपति ने साइन किए थे, हुँ। आप उसी को ऑनर करिए। हुँ। हम उनके सुप्रीम लीडर ने ये बोला था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सिग्नेचर की कोई कीमत नहीं है। हुँ। वो ईरान अब अमेरिका के राष्ट्रपति को और अमेरिका को ये समझा देगा कि जिस कागज पे तुमने साइन करा है, उसको ही ऑनर करो, अगर जिंदा रहना है तो। हुँ। मैंने आपसे कहा था ना, अमेरिका कितनी बार थूक के चाटेगा, ये खुद ही डिसाइड करना है उसको। हुँ। इस बार ईरान अमेरिका को 14 पॉइंट का जो एमओयू था, उसको उसी को फोर्स करेगा कि आप इसी को ऑनर करिए, वो क्लियर है हमारी तरफ से, आप इसी को ऑनर करो। हुँ। और वो आखिरी बार अमेरिका थूक के चाटेगा।